द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और अन्य बोर्डों द्वारा कक्षा 12 की परीक्षा को निरस्त किया गया है, उसके मूल्यांकन के संबंध में एक टीम का गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, 13 सदस्यीय टीम का, जो 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा कोर्ट का आदेश है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एनसीईआरटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी इत्यादि मिलाकर कुल करीब 13 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जो इस पर चिंतन मनन करेगी कि कक्षा 12 के सीबीएसई के बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाए, जिससे उनका परीक्षा फल तैयार किया जा सके समय से, और जो एक ऐसा परीक्षा फल हो जो कि उनके भविष्य के साथ न्याय कर सके, जो उनके वास्तविक नंबरों के साथ न्याय कर सके। ऐसा ना हो कि जो बच्चे उस लायक ना हो और उनको भी ऐसा नंबर मिल जाए जो उनके बराबर खड़े हो जाएं, या वो ऐसे मेधावी छात्र जो वास्तव में बहुत परिश्रम करते हैं, योग्य होते हैं, उनको ऐसा नंबर मिल जाए जिससे उनकी मेरिट कम हो जाए। तो यह जो है, जिसको जो मूल्यांकन समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, यह निसंदेह एक बहुत ही चैलेंज है। चैलेंज तो है ही है, लेकिन एक आपदा में एक अवसर की तरह है, क्योंकि यह जो ये मेरा मानना है कि जो ये टीम गठित की गई है, यह योग्यतम व्यक्तियों की टीम है, और इन लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा दिया जाएगा, एक फार्मूला दिया जाएगा, उस फार्मूले से जो परिणाम तैयार होगा वह आगे की मूल्यांकन पद्धति पे बहुत बड़ा प्रभाव भी डालने वाली है, क्योंकि यही एक ऐसा वो है जिससे बच्चों के मूल्यांकन का आने वाले समय में चेहरा और चरित्र भी बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यह जो कोरोना की आपदा है, ऐसी आपदा भविष्य में आए तो उसके लिए भी हम तैयार रहें, प्लस उसके साथ ही साथ एक ऐसा मूल्यांकन पद्धति हो जो सिर्फ नंबरों के आधार पर जिसका मूल्यांकन न हो सके, कि साल भर में एक बार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें किसी कारण से किसी बच्चे का खराब हो गया, या किसी भी कारण से, या जो पढ़ा हो वो नहीं आया, जो नहीं पढ़ा हो, मतलब वनडे एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से यह जरूरी नहीं है कि पूरी भी बुक में आपको आप रट सकें या उसको याद कर सकें, या वो चीज़ें कभी कभी आपका पढ़ा हुआ नहीं आता, या कोई ऐसी पारिवारिक परिस्थिति हो गई, या ऐसा कोई स्वास्थ्य कारण हो गया, कोई भी कारण हो जाता है, तो उस एक परीक्षा के कारण एक मेधावी छात्र का कैसे नंबरों के दौड़ में वह पीछे हो जाता है, और ऐसे बच्चे जो सिर्फ रट सकते हों, जिनके पास वो मेधा नहीं है, वो विद्या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वह ज़्यादा नंबर ले आते हैं, यह भी प्रायः देखा गया है, क्योंकि यह मूल्यांकन और उसकी एक वो है। इसीलिए आज के दौर में नंबरों की एक गला काट प्रतियोगिता है। माँ बाप के प्रति, माँ बाप के मन में, बच्चों के मन में यह एक गला काट प्रतियोगिता भी बंद होगी, ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में यह जो मूल्यांकन की पद्धति, मूल्यांकन का फॉर्मूला जो निकल कर आएगा, वह हमारे आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के लिए, नई शिक्षा नीति के लिए, वह एक बहुत ही दूर मील का पत्थर साबित होगा। मेरा
मानना है कि यह नतीजे घोषित करना ही केवल वह एक आधार नहीं हो सकता, केवल एक नतीजा घोषित करना वह नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है ये सरकार के सामने कि कैसे इसका जो है घोषित किया जाए, इसकी विश्वसनीयता कैसे हो, कैसे जो है इसकी प्रामाणिकता हो और सही मूल्यांकन हो सके, जिससे बच्चों के साथ न्याय हो सके। इसीलिए मुझे जो लगता है कि इसमें किसी एक एग्ज़ाम को, चाहे प्री बोर्ड हो, जैसे 12th के ही बच्चों की बात करें तो प्री बोर्ड हो और उसके कक्षा 11 के नंबर, किसी एक बिंदु को आधार नहीं बनाना चाहिए। उसको कई बिंदुओं को आधार बनाएंगे तभी उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और मुझे लगता है कि वह आधार होना चाहिए इंटर के परीक्षार्थियों के लिए कम से कम हाई स्कूल बोर्ड के नंबरों से शुरू करना चाहिए। हाई स्कूल बोर्ड का नंबर का कुछ अंक, फिर उसके बाद जो है कक्षा 11 के 6 मंथली का, फिर कक्षा 11 के फाइनल का, उसी बीच जो टेस्ट होते हैं उनका कुछ औसत मिला के इन सब के प्रतिशत को निकालते हुए एट द लास्ट जाके जो है जो प्री बोर्ड होता है उस तक के नंबरों का एक फार्मूला होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, तभी 12th के बच्चों के साथ न्याय हो सकेगा। अन्यथा किसी एक या दो बिंदु को आधार बनाएंगे, चाहे प्री बोर्ड, 6 मंथली, कक्षा 11, अगर केवल इसको ही आधार बनाएंगे तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि बच्चों का जो प्री बोर्ड होता है, बच्चों की उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं होते, या 12th के बच्चों का 11 पास आउट करने के बाद होम एग्जामिनेशन में बहुत रुचि नहीं रह जाती है, वह सिर्फ अपने बोर्ड फोकस करते हैं। बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी में ज़्यादा फोकस करते हैं और इंटरनल होम एग्जामिनेशन को बहुत तवज्जो वह नहीं देते हैं जो एक धरातल का वास्तविक रूप है। ये तो हो गया सीबीएसई बोर्ड में। अन्य बोर्डों में, यूपी बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा प्री बोर्ड, जो बहुत अच्छे स्कूल हैं वो प्री बोर्ड कराते हैं, जो नॉर्मल स्कूल हैं वहाँ प्री बोर्ड की परंपरा नहीं है, या बच्चे तो 12th में आते ही नहीं है। 6 मंथली के बाद, नवंबर दिसंबर के बाद विद्यालयों में आना ही बंद कर देते हैं ज़्यादातर बच्चे, वह कोचिंग के नाम पे या वैसे वह आते ही नहीं है। तो एक कई बिंदुओं को इंटर के उसको कई बिंदुओं को आधार बिंदु में लेते हुए, शामिल करते हुए और उनको उसके नंबरों का कुछ परसेंट, जैसे आंतरिक मूल्यांकन है, असेसमेंट है, या उसने जो भी किया है, जो उसने फाइल जमा की है, प्रैक्टिकल किया है, जो कुछ भी है XYZ, उन सब का एक प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि स्वाभाविक रूप से, जैसा हम सभी जानते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन में बच्चों को स्कूलों द्वारा, अब जैसे उनको पता हो गया कि ये ऐसा होना है कि आंतरिक मूल्यांकन के भी नंबर जोड़े जाएंगे, तो बढ़ा चढ़ा के अपने बच्चों को नंबर दे दिए जाते हैं। तो वह एक अच्छे बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा और वास्तव में उसका सही मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए अगर कई चरणबद्ध तरीके से हाई स्कूल से लेके और उसको सब स्तर का, उसका प्री बोर्ड तक, इंटर के प्री बोर्ड तक के हर चरण के कुछ नंबरों का, उनके नंबरों का कुछ प्रतिशत लेकर उसका एक गुणांक, उसका कुछ चीज़ें तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पे एक व्यवहारिक दृष्टिकोण समझ में आएगा और उसके बाद उसका सही ढंग से मूल्यांकन हो सकेगा। क्योंकि लगातार, मेरा मानना है कि लगातार 2 साल बच्चे को कंटिन्यू रखना, या बच्चा किसी कारण से किसी एक परीक्षा में कम नंबर पाया या कोई बात हो गई, लेकिन 2 साल तक अपने एवरेज को मेंटेन करना, अपनी चीज़ों को मेंटेन करना, वह एक मेधावी और अच्छा बच्चा ही कर सकता है। जो बच्चे पढ़ाई और उसका एक सामंजस्य कम रख पाते हैं तो उनका निश्चित तौर पे प्रभावित होगा, लेकिन वह जो कंटिन्यू बच्चे एक अध्ययन और की ओर अग्रसर रहते हैं उनके साथ न्याय हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों का जो है
पिछड़ ना जाए इन अंकों में और परीक्षा और प्रोजेक्ट में जो ध्यान नहीं देते उसका कोई भी प्रभाव उनका पड़ नहीं पाए उनके नंबरों के इस मूल्यांकन में जो है। इसमें सिर्फ नतीजा देने की चुनौती नहीं है, बल्कि इसमें जो गड़बड़ी की संभावनाएं हो सकती हैं उसको भी रोकने की जरूरत है। अब जैसे कक्षा 10 का जो मूल्यांकन है वहाँ तो ग्रेडिंग पद्धति है, CGPA पद्धति है, लेकिन नंबरों के ही आधार पे CGPA भी तैयार होता है। तो वहाँ भी विगत कक्षा 8 से लेकर या 9 कक्षा 8 से एवरेज मेरे ख्याल से 2 साल का रखना जरूरी होता है, चूँकि हाई स्कूल के बच्चे का जो है बाहर उसका बहुत असर नहीं करता, तो वहाँ 1 साल 9th से नंबर लेते हुए 9 से 10th तक उसको जो है 6 मंथली इंटरनल उसका जो मूल्यांकन है, 9th फाइनल, फिर उसके बाद 10th का जो है उसका 6 मंथली प्री बोर्ड, और इसी प्रकार उसका जो है ग्रेडिंग यहाँ भी 4-5 स्टेज हो जाएगी और इंटर में भी 4-5 स्टेज हो जाएगा। और उन स्टेजों का जो औसत निकाल के या उन स्टेजों के कुछ % नंबर बनाकर उनका एक बेस बनाकर उसके आधार पर करेंगे तो निश्चित तौर पे वह कोई बहुत वो नहीं होगा। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि नंबरों में उछाल ना आ जाए। इसीलिए उछाल रोकने के लिए एक कई संयोजनों पे काम करना पड़ेगा और किसी एक संयोजन पे काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्कूलों में जो मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन है, उसमें स्वाभाविक रूप से एक उदारवादी तरीके से नंबर बच्चों को दिए जाते हैं, बहुत कड़ाई से नंबर कम ही दिए जाते हैं इंटर तक के बच्चों को। ऐसा मापदंड होना चाहिए जिससे यह अनावश्यक का जो उछाल है नंबरों में जो दिखे वह कतई न दिखने पाए। इसमें अधिक सही तरीका यही होगा कि जो पिछले कई सालों को इंटर के लिए हाई स्कूल को एक बेस नंबर बना लें और हाई स्कूल के लिए 9th को एक बेस नंबर बनाकर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जो सरकार को जो नंबर फीडिंग या नंबर लेते समय या स्पष्ट निर्देश भी देना चाहिए कि कोई स्कूल जो है नंबरों के उसमें भेजने में ऐसी कोई हेराफेरी न करें, जो वास्तविक मूल्यांकन हो बच्चे का उसी के आधार पर वह भेजें या जो उसके वास्तविक नंबर हैं उसी को भेजें। इसमें भविष्य में जिससे एक ऐसा जब इजाद हो जाएगा फार्मूला, तो भविष्य में भी इन नंबरों का तरीका और जो है रिजल्ट तैयार करने का तरीका बदल जाएगा। एक तरह से यह अभिशाप में वरदान बन जाएगा और जो नंबरों की गला काट प्रतियोगिता माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति होती है, यह हो जाएगा। और इससे बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बच्चों का दोहन करते हैं, बच्चों का जो है वो करते हैं, वो भी उन प्लेटफॉर्मों को भी काफ़ी कुछ प्रभावित होना पड़ेगा, क्योंकि केवल इंटर के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ही जब एकमात्र लक्ष्य नहीं रह जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी क्रेडिबिलिटी कम होगी और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे वह समाज पे एक प्रभाव डालेंगे जिससे जो है परिवर्तन आपको दिखेगा। जो है यहीं से हमारे आपके लिए एक भविष्य का रास्ता निकलेगा और कई देशों में इसी प्रकार के दृष्टिकोण मूल्यांकन के हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ भी होगा केंद्र और राज्य स्तर पे भी, तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे अच्छा होगा और माँ बाप की जो चिंता है, बच्चों की जो चिंता है मूल्यांकन की, वह निश्चित तौर पे सही होगी। यूपी बोर्ड में भी इस पे गंभीर चिंतन विचार मंथन चल रहा है कि कैसे क्या फार्मूला अपनाया जाए,
लेकिन मेरा यूपी बोर्ड ही नहीं, सभी बोर्डों से यह रिक्वेस्ट भी है और मेरा जो है मानना भी है कि उनको जो केंद्र सरकार ने जो फार्मूला मूल्यांकन पद्धति के लिए एक समिति का गठन किया है जो 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, उसका इंतज़ार करना चाहिए। और निश्चित तौर पे वहाँ पर चूँकि 13 लोगों की ऐसी कमेटी बनाई गई है जो वास्तव में शिक्षा जगत में बच्चों के बीच रहते हैं, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और जो भी उसके बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, जानकार हैं, एक विद्वानों की एक मंडली है। तो उस जो फार्मूला देंगे निश्चित तौर पे वह बच्चों के हित में होगा और समाज के हित में होगा और आने वाले समय के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। इसीलिए राज्य सरकारों को, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार को भी, शिक्षा विभाग को भी उसका मूल्यांकन का पैटर्न और उसका जो आइडिया आने का इंतज़ार करना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी विचार मंथन चल रहा है कि क्या उसके रुख अपनाए जाएं, क्या चीज़ें। जब आपने सीबीएसई बोर्ड के सारे पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया है, सत्र को अडॉप्ट कर लिया है, चीज़ों को, बुक्स को अडॉप्ट कर लिया है, आप धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड को एकाकार कर लिया है जिससे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में कोई अंतर न रह जाए, तो चीज़ें इन चीज़ों को भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। चीज़ें वहीं से जब आपने उसको स्वीकार किया है तो आपको पूर्ण रूपेण करने में ही अच्छाई है, जिससे किसी के मन में भ्रम की स्थिति न रह जाए। और मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है। और बच्चों की जो चिंता है, माँ बाप की जो चिंता है कि मूल्यांकन कैसे हो, वास्तव में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके माँ बाप की चिंता स्वाभाविक भी है। यहाँ पर बहुत से जो इंटर के बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मेरिट पे ही होता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरिट जब कम होगी तो सबकी मेरिट कम होगी, किसी की कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो वो जो भी फार्मूले बनेंगे वो सबके लिए, जब वही सिद्धांत है, वही चीज़ें, अगर बच्चे ने कंटिन्यू अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है तो उस आधार पे उसका एक मूल्यांकन हो जाएगा। और किसी एक बिंदु के आधार पर वास्तव में मूल्यांकन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो केवल इंटर के ही अंक पे आधार पे अगर बच्चे का मूल्यांकन हो वो भी अच्छी बात नहीं है, जो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। ऐसे बच्चे जो चीज़ों को रट नहीं सकते, मेरा अपना मानना है, जो चीज़ों को रट नहीं सकते, समझ सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पूरी किताबों को रट डालते हैं, चीज़ों को रटने में उनको महारत हासिल, आप एक एक वर्ड आपका उतार देंगे जैसे जैसे आएगा। कुछ बच्चे 2 लाइन भी नहीं रट सकते। ऐसे बच्चों के लिए जो ज्ञान होता है वह ज्ञान बहुत ज़रूरी है और उस ज्ञान का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। तो उन बच्चों के लिए जो यह फार्मूला है, जो ज्ञान वास्तव में अर्जित करते हैं, उनके लिए यह फार्मूला जो बनाया जाएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि यह एक नंबरों की एक लंबी वो होगी और बच्चों के उसमें बहुत अंतर भी नहीं आएगा, जिससे बच्चों को पढ़ाई के ऊपर बहुत प्रेशर भी भविष्य में नहीं बनेगा। यह मेरा मानना है। और आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ को या जो अन्य नीट और आईआईटी और क्लैट या बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं, जो उनको भी अपने पैटर्न बदलने पर विचार करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे वर्ल्ड की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रवेश लेते हैं बच्चे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में, वहाँ की थोड़ी समस्या है, लेकिन जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो वह भी समस्या दूर हो जाएगी। और वहाँ पे जो बच्चों को आवेदन करना है वह कर ही चुके हैं, बस रिजल्ट आने की बात है, वहाँ कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई एंट्रेंस तो होता नहीं अलग से, तो इस प्रकार वहाँ अपना वो कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे प्रवेश ले, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पे होता है, तो जो मेरिट कम होगी, फ्लक्चुएट होगी, ज़्यादा होगी, वो तो सभी के लिए उतना ही समान अवसर पैदा करेगी। तो इसलिए उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। जेएनयू अपना कंपटीशन कराता ही है, या अन्य इंटर के बाद जो भी है कोर्सेज अपना जब ज़्यादातर वो कराते हैं।
और जो जहाँ पे इंटर के नंबरों के कुछ परसेंट लिए जाते हैं तो वो भी, उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अंतर जो आना है वो आपके वहाँ पे कंपटीशन देने से ही अंतर आना है, इसलिए वो बहुत चिंता की बात नहीं है। उम्मीद है कि आज का जो विश्लेषण है आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संबंध में भी कुछ चर्चा किया जाए। जो मुझे लगता है कि क्या होगा, जो मुझे अपनी जानकारी है कि कई बिंदुओं को आधार बिंदु बनाएंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, वह हमारे आपके सामने होगा और उसी के बाद ही जो आएगा उसको हम लोगों को स्वीकार करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जो सरकार ने यह कहा है कि अगर किसी को नंबरों से संतुष्टि नहीं है तो वह जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और चाहेगा तो उसको दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो यह भी एक अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा अपने नंबरों से असंतुष्ट होता है तो उसको जो है दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना चाहिए और देना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि जिनको यकीन है कि हमें उसी पैटर्न पे चलना है तो उनको अवसर देना चाहिए। और धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है, लेकिन वह भी मिल जाएगा तो अच्छा है। मुझे लगता है कि जो भी ये मूल्यांकन समिति ये देगा उससे किसी को नाराज़गी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है और विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है यह चर्चा आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी चर्चा करते रहें और थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होने पे हम आपके साथ और जुड़ सकें, आपसे बातें कर सकें, आपके विचार ले सकें। ऐसी भी आगे की भविष्य की योजना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।